पूरे उत्तराखंड का सबसे पहला स्कूल मिलम स्कूल है। ये भी कुछ लोगों के गले नहीं उतरती कि ऐसा कैसे संभव हुआ। ये एक्चुअली संभव हुआ अंग्रेज़ों की वजह से। तो वहाँ पे इमदादी स्कूल प्रारंभ हुआ 1825 में। उत्तराखंड में जब अंग्रेज़ लोग आए थे कुमाऊँ में, तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले शिक्षा का प्रसार किया कलकत्ते में, उसके बाद मद्रास में, वहाँ से उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद में किया, और फिर शिफ्ट होकर के सीधे सीधे वो बॉर्डर में आ गए, हमारे यहाँ आ गए। उसका रहस्य ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा पहले क्यों आई। कलकत्ता, इलाहाबाद, उसके बाद सीधे सीधे जौहर घाटी, और उन घाटियों में भी सबसे ज़्यादा जौहर में सबसे पहले आए हो। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये लोग बौद्धिक रूप से सबसे ज़्यादा आगे हैं अन्य घाटी वालों से, और यदि इन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया तो पूरे क्षेत्र में ईसाई धर्म अपनाने में सहूलियत होगी। ये उनका सोच रहा होगा, ये मैं सोचता हूँ, इसलिए वो वहाँ आए। तो 1825 में वहाँ इमदादी स्कूल खुला, ये मेरी किताब में आपको डिटेल मैंने दिया। उसके बाद या उसी अवधि में द्वाराहाट साइड में 1-2 स्कूल खुले थे। और आप ताज्जुब करेंगे, अल्मोड़े का सबसे पहला स्कूल, प्राइमरी स्कूल 1842 का, यानी अल्मोड़े से 17 साल पहले हमारे यहाँ शिक्षा की ज्योति जल चुकी थी। वो वही स्कूल जो बाद में रामजे बुडेन ने रामजे में कन्वर्ट हुआ, रामजे कॉलेज में कन्वर्ट हुआ। और उसके बाद वहाँ बाद में महिला बालिका विद्यालय भी वहाँ खुला मिलम में, वो भी पूरे उत्तराखंड का शायद सबसे पहला महिला विद्यालय। ऐसी विचित्र वहाँ की स्थिति है। अब ये है खाली पहला खुलना ठीक वो नहीं है। अजीब बात ये है कि शिक्षा के स्तर के बारे में वो स्कूल इतना अच्छा था। वहाँ के अध्यापक, हमारे हमको याद है, हमारे यहाँ हमारे जो पंडित पुरोहित गिरोह करते थे पंडित लोग, ये मोस्टली पंडित लोग हमारे यहाँ गंगोली हाट क्षेत्र से आए, आपके क्षेत्र से पंडित लोग मोस्टली वहीं से आए। तो वो जो पंडित लोग थे वो लोग पुरोहिती का काम भी करते थे और शिक्षण का काम भी करते थे। और हमारे लोग तो यदा कदा करते थे। जैसे नैन सिंह CIA ने भी वहाँ शिक्षण का कार्य किया था। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं हाई स्कूल पास करने के बाद मैं, क्योंकि बीमार हो गया था तो मैं घर ही में था, तो बेकार था, तो 2-3 महीने तक मैंने भी अवैतनिक वहाँ बच्चों को पढ़ाया था उस स्कूल में। तो उस स्कूल की का जो की उपलब्धि है वो ऐसी है, उन शिक्षकों की वजह से। इतने समर्पित शिक्षक थे, ऐसी रटंत शिक्षक देते थे, अन्य गतिविधि भी करते थे। आज के संदर्भ में भी हम देखें तो बहुत आगे थे। और यदि हम ये देखें, हिंदुस्तान में अकेला प्राइमरी स्कूल कौन सा है जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी, उच्च अधिकारी, वैज्ञानिक, लेखक पैदा हुए, तो वो मिलम स्कूल है। ये भी इसमें एक खोज करने की बात है। उस स्कूल से के 2 विद्यार्थी तो IAS में निकल चुके। उसमें खुद मेरा भाई मनोहर भी था, जो आसाम का चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर हुआ। और यहाँ आपके उत्तराखंड में सुरेंद्र सिंह पांगती थे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ये उसी स्कूल के पढ़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह जी मेरे कजिन हुए, मुझसे 2 साल बड़े थे। मेरा भाई मुझसे 2.5 साल छोटा था। और मेरे जैसे प्रशासनिक सेवा वाले वहाँ से दर्जनों लोग निकले हैं। दर्जनों लोग वहाँ से शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक और क्या कहते हैं, क्षेत्र शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और प्रांतीय शिक्षा अधिकारी पता नहीं कितने चले हैं। और डॉक्टरों की तो कोई संख्या ही नहीं है। वैज्ञानिक भी कहीं निकले हैं। इतने अनगिनत उपलब्धि करने वाले हर क्षेत्र में उस स्कूल ने दिए हैं कि मेरे ख्याल से वो एक अचंभे से कम नहीं है। ये तो वहाँ का जीवन है। ये सब समृद्धि रही। और हम लोगों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोगों की ये जीवन शैली और ये आर्थिक समृद्धि कभी घटेगी। कभी हमने सोचा ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा बचपन में कि इसमें कोई परिवर्तन आएगा। लेकिन तब बाद में कुछ लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था, कॉलेजों में भी। खुद मेरे चाचा लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने BSc किया था। एक चाचा मेरे कांडा से मिडिल किया था, उन दिनों के हिसाब से ग्रेजुएशन ही समझ लिया। और ग्रामीण लोग भी, मिलम के लोग करीब पुरुष वर्ग 70%, महिलाएं 50% शिक्षित थी। और जो पहले स्कूल हुआ करता था वो कक्षा 3 तक का होता था। प्राइमरी स्कूल तब यदि इतिहास में देखें कक्षा 3 ही तक का होता था, 4 के बाद मिडिल स्टार्ट होता था।
तो तब के जो मेरे पिताजी जो है उन्होंने कक्षा 3 तक पढ़ा था, तो अंग्रेजी के शब्द बड़े आसानी से पढ़ लेते थे वो, अब भी एज में मुझे बड़ा ताज्जुब होता था। और मेरे दादा अंग्रेजी के शब्द बड़े आराम से पढ़ लेते थे। तो ये उसी स्कूल की देन थी कि वहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और उसके साथ साथ तिब्बती भी पढ़ाई जाती थी। वो एकमात्र ऐसा स्कूल था पूरे क्षेत्र में जहाँ तिब्बती भी पढ़ाई जाती थी। उसके लिए तिब्बतन टीचर रखा गया था, इसलिए कि तिब्बत व्यापार में सुविधा हो। और दूसरी चीज़ ये है, और गतिविधि पहले मैं बताऊं, अब इसी पीरियड में क्या होगा, फसलें पकने लग जाती थी और फसल पकने से पहले ये जो जंगलों में भी जो है जड़ी बूटियाँ पकनी शुरू हो जाती थी। तो जो महिलाएं खासकर है या जो हमारे काम करने वाले लोग, हम भुरिया कहते थे, बकरी के घर के काम करने वाले जो नौकर रखते थे हम उनको भुरिया कहते थे। तो हम उन भुरिया लोगों को जंगल भेजते थे। माँ खुद जंगल जाती थी तो वहाँ से जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करके लाते थे। 2-4 दिन में ये काम ख़त्म होता था। जब तक जड़ी बूटी ख़त्म हुई तब तक फसल तैयार हो जाता था। फिर फसल की कटाई होती थी। तो उवा की कटाई करना, आलू की खुदाई करना, उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ी तल्लीनता से नहीं, बहुत खुशी के साथ उसमें भाग लिया करता था। उसमें एक आनंद आता था कि जो प्राकृतिक उत्पाद है उससे ऐसा लगता था कि ये पता नहीं क्या, कहाँ से खुदा ने क्या दे दिया हमको। और उसका उन फसलों का जो स्वाद था, उस आलू का जो स्वाद, उस फाफर के आटे का जो स्वाद आज भी जो है भूले नहीं जाता। आप भी, हम वहाँ की चीज़ खाते हैं, अब तो उसमें काफ़ी कमी आ गई है, उतना स्वादिष्ट नहीं रहा। फिर भी आज भी आप वहाँ की चीज़ खाएंगे, आप गए हैं, आपने खाया होगा, उसका स्वाद ही अलग है। तो ये जीवन चलता रहा, हम लोगों ने सोचा ऐसे ही होता रहेगा। उन्नीस सौ 62 में जब चीन का युद्ध हुआ तो उस चीन के युद्ध के बाद व्यापार एकदम बंद हो गया, एकदम फुल स्टॉप हो गया। मज़े की बात यह है, चीन ने तिब्बत में 1957 में ही कब्जा कर लिया था और वो पर लद्दाख क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से करते करते पश्चिमी क्षेत्र में उन्होंने कब्जा लिया था। और हम लोगों के व्यापार क्षेत्र में भी उन लोगों का काफ़ी दखल हो गया था। और जब 62 में व्यापार बंद हो गया, सारे आमदनी का साधन ही बदल। हमारे आमदनी का क्या था, मुख्य साधन तो व्यापार, दूसरा था ऊन का घरेलू कॉटेज इंडस्ट्री का काम, वो भी काफ़ी संपन्न काम। लेकिन उसका आधार भी तिब्बत व्यापार था कि उसका रॉ मटेरियल जो है, भेड़ का ऊन जो है या पशम जो है, वो तिब्बत से ही मिलता था, वो भी बंद हो गया। तो ये समझिए कि हम तो बिल्कुल सड़क में आ गए। क्योंकि हम लोगों की ऐसी विरासत रही है, तो हम लोग जो है बड़े जिद्दी टाइप के लोग, उद्यमी लोग, लेकिन बहुत जिद्दी भी लोग हमारी कौम रही है। हम लोगों ने कभी हार नहीं मानी। हमारे कम्युनिटी में किसी आदमी ने भीख नहीं मांगा, मर गया होगा लेकिन भीख किसी ने नहीं मांगा। तो अब यह है, भीख नहीं मांगेंगे और मजदूरी भी नहीं करते थे। मज़े की बात यह है, पीठ में बोझा नहीं ढोएंगे, वो जिम्मेदार कृषि लोग करेंगे। खेती में हल नहीं जोतेंगे, वो हमारा वो शिल्पकार लोग करेंगे। और हम तो राज करने के लिए पैदा हुए हैं, राज ही करेंगे। अब ऐसी स्थिति में जब सारा काम धाम बंद हो गया तो क्या होगा। तो फिर जिन लोगों के पास कुछ संपत्ति थी, कुछ संपत्ति तो तिब्बत में रुक गया सामान। अब जो कुछ और बचा था, कुछ लोग तो काफ़ी संपन्न थे, हमारा परिवार के मिडिल क्लास का था, तो हमारे पास जो संपत्ति बची थी उससे हमने अपने घर को 2-3 साल तक चलाया। और चलाने के साथ चूँकि मैंने कहा ना कि हम लोग बड़े उद्यमी, दूरदर्शी और जिद्दी भी हुआ करते थे, हार नहीं मानते थे और अधीनता नहीं मानते थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि सारा ध्यान शिक्षा पे दे दिया। हम लोग सारे शिक्षा में, हमारे यहाँ सभी भाई बहन सब स्कूल जाते थे, और बल्कि ऐसे जाते थे, मैं तो, हमारे परिवार को तो लोग फर्स्ट डिवीजन का परिवार कहते थे। मैं हो गया, मेरा भाई हो गया, मेरे चचेरे भाई हो गए 2-3, सारे लोग अपने क्लास में फर्स्ट आया करते थे। मैं पूरे स्कूल में मुंशियारी में फर्स्ट आया करता था, टॉप में। स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट निकलता था कौन है। तो जब तक मैं वहाँ रहा 3 साल, फिर बीमार होने के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी, तो मैं सब में टॉप करता था। तो ऐसे परिवार आज मैं देखता हूँ उनके बच्चों को, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये हमारे कुछ जाति गुण मैं इसको मानता हूँ कि हम लोगों ने हार नहीं मानी। तो जो लोग गरीब थे, जिनके हुनिया मित्र ज़्यादा नहीं थे, तो वो लोग तो नेचुरली सेठ लोगों पर निर्भर करते थे। हम हैं तो हमारे बिरादरी के जो लोग ऐसे थे जिनके पास हुनिया मित्र नहीं थे, तो बेचारे हम पर निर्भर करते थे, हमसे ऊन लिया करते थे, उससे कारोबार करते थे।
तो क्या हुआ कि उनके पास अपनी कोई संपत्ति तो थी नहीं, खाने को कुछ नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा क्योंकि जिद्दी और वो थे, तो उन लोगों ने मजदूरी फिर भी नहीं किया। हम मैं ये कहता हूँ पानी पी पी करके उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। मेरे जो बिरादर थे कुछ ऐसे भी थे, उनको अपने बच्चों को देने के लिए फीस के लिए पैसा, जबकि 2 आने फीस पड़ता था, पहले 1 आना पड़ता था, नहीं होता था पैसा। और खाने के लिए सुबह खा लिया तो शाम का जुगाड़ का पता नहीं, शाम को क्या होगा खाने का, ऐसी स्थिति थी। और लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। ये भी एक मैं कह रहा हूँ दुनिया का 8वां आश्चर्य है, पढ़ाई नहीं छोड़ी। पानी पिया, मिर्च के साथ मडवे की रोटी खाई, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। ऐसा किसी और कम्युनिटी में मैंने पहाड़ में नहीं देखा। तो उसी का परिणाम ये रहा कि वो सारे लोग अच्छी अच्छी सेवाओं में निकल गए, और क्यों मेहनत करते थे ईमानदारी से, तो नेचुरली अच्छा पढ़ते। जैसे मैंने कहा ना, मैं तो बाद में मैंने प्राइवेट स्कूल इम्तहान दिया था, तो आपको ताज्जुब होगा, प्राइवेट में यूपी बोर्ड में एज ए प्राइवेट स्टूडेंट मैंने एक दिन भी मैं स्कूल नहीं गया 8th के बाद, क्योंकि मैं बीमार 2 साल हॉस्टलाइज रहा, तो मैं पूरे यूपी के मेरिट लिस्ट में पास हूँ। और अल्मोड़ा के कॉलेज के प्रिंसिपल को जो पता चला, वो कहा ये दुनिया का आश्चर्य, कौन लड़का ऐसा पैदा। उस मैसेज भी था उसने मुझे घर मुंशियारी, आके मुझसे मिलो, मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो मैंने कहा मैं पढ़ूँगा तो अपने दम पर पढ़ूँगा, किसी का एहसान तो मैं नहीं लूँगा, मैं पढ़ूँगा। लेकिन तो खैर मैंने पढ़ा भी, MA किया। इस तरह से जो हम लोगों ने शिक्षा में जो ध्यान दिया, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। वो बच्चे, मुझे याद है मेरे बिरादरी में कुछ लोग मेरी पत्नी के पास आते थे, बहू स्कूल वाले तंग कर रहे हैं मेरे बेटे को या मेरे नाती को, उसका फीस 2 महीने से नहीं गया, 1 आना फीस का दे दो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। तो मेरी बीवी उनको पैसा दे दिया करती थी। आज वो बच्चे उच्च पदों में हैं, और उनमें से कुछ तो करोड़पति की स्थिति में है। कोई कल्पना कर सकता है? ये एक जुझारू कौम जो है, उसी की बस की ये बात है। तो ये जो सब जो हमने पाया है, या जो भी स्थिति आज हमारी है, ये आरक्षण की वजह से बिल्कुल भी नहीं। ये उन लोगों का सोच है जिनको जानकारी नहीं है कि हम किस कौम को बिलोंग करते हैं, हमने क्या किया था। ये हमारे खून में, हमारे रगों में रखा है। और शिक्षा के प्रति लगाव, उसको हम कहता हूँ, एक वो होता है, हम लोग कहते थे, उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिट नेवर से डाई, कहते हार कभी नहीं मानना। तो वो हमारी कौम की खासियत थी, और वो उसी की वजह से आज हम जो भी है, जिस स्थिति में है वो है। और ये सब होने के बावजूद मेरे पास अभी सब कुछ है, मेरे बच्चे अच्छी स्थिति में हैं, अच्छी शिक्षा उन्होंने पाई है। और संयोग से मैं ये आप बताना, जैसे मैं करता ना आरक्षण की बात करते हैं न, मैंने आरक्षण का कोई लाभ नहीं लिया। और अखिल भारतीय स्तर के कंपटीशन में मैंने टॉप किया था LIC के। मेरा लड़का नवीन, आप जानते हैं, उसने कहा मैं आरक्षण का लाभ नहीं लूँगा। IIT में उसने जनरल कैटेगरी से लिया, मना कर दिया। मेरा बेटा, दूसरा बेटा ऑल इंडिया इंचार्ज है स्विगी का बेंगलुरु में, उसने कहा मैं आरक्षण नहीं लूँगा, न सरकारी नौकरी करूँगा। तो उसने IIM किया कलकत्ते से, उस भी बगैर आरक्षण के किया। तो ऐसे भी हमारे यहाँ लोग हैं, खुद मेरा परिवार है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आरक्षण की वजह से आ गए हैं, अपने बूते की वजह से। तो ये सब होते हुए भी जो मैं पहले कह रहा था, विडंबना, मानव स्वभाव की विडंबना। आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है, वैसे वैसे अपने बचपन की ओर जाता है। मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ, 83 ईयर्स की मेरी एज हो गई है। अब आखिरी हौले हौले आखिरी पड़ाव की ओर जा रहा हूँ। जैसे जैसे आखिरी पड़ाव की ओर जा रहा हूँ, वैसे वैसे पुराने दिन याद आ रहे हैं। अब मुझे वो मिलम का वो गांव, मिलम में पहले दिन पदार्पण का वो बियाबान वातावरण, वो चंकाओं का काँव काँव करके बोलना, मिलम के स्कूल में वो हमारी धमा चौकड़ी करना, वो पाठी में वो लिख लिख करके रट्टा मारना, बकरियों को चराने जंगलों में जाना, आलू की खेती करना, फाफर की खेती करना, और माँ के द्वारा जंगल से लाई हुई जड़ी बूटियों को सुखा करके उनको ठीक करना,
और पिताजी जब भेड़ बकरी लेकर आते थे, उनमें से 5-5 6-6 बकरियों को काट करके उनके मीट के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको धूप में सुखाना, फिर उसकी माला बनाना, ये सब चीज़ें याद आती है। ऐसा लगता है आज ही का दिन है, कल ही का दिन है, और मन करता है ये सब धंधा छोड़ो, ये सब दुनियादारी छोड़ो। यदि भगवान इजाज़त दे तो फिर से वही जीवन जीने के लिए फिर से वहीं पहुंच जाओ, फिर वही जीवन जियो, वो वही मस्ती का जीवन, वही प्यार का जीवन, वही प्राकृतिक वातावरण मिलन का फिर से नसीब हो जाए। इसी की मैं हमेशा याद करता हूँ, कामना करता हूँ, और मेरे आखिरी क्षण तक ये कामना बढ़ते रहेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ।